हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सिविल डिज़ाइन। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट चैनल फॉर सिविल इंजीनियर्स। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें हम देखेंगे हमारे स्टेयरकेस के बारे में। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें स्टेयरकेस में आपको एज़ पर बिल्डिंग रूल्स एंड बायोलॉजीज के जो भी मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, उसकी वेट के बारे में, उसके जो भी हाइट के बारे में, मिनिमम राइजर्स कितने चाहिए, फ्लाइट्स कितने चाहिए, थ्रेड्स कितने चाहिए, उसके हाइट, उसके बारे में देखने वाले गाइज। और उसके बाद देखेंगे हम मिनिमम साइज़ ऑफ सब प्लॉट्स के बारे में, जो कि आपको मिनिमम साइजेस कितने चाहिए आपको अगर कोई पब्लिक बिल्डिंग बनानी है, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग बनानी है, एजुकेशनल बिल्डिंग बनानी है, होटल्स, सिनेमाज, रेस्टोरेंट, हाई स्कूल, ये सारे बिल्डिंग्स बनानी हो तो आपको मिनिमम कितना एरिया ऑफ प्लॉट चाहिए वो देखेंगे गाइज। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है गाइज आपके लिए, एज़ पर बिल्डिंग रूल्स एंड बायोलॉजी सारे। उसके बाद आपको एफएसआई तो पता है, एफएसआई कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो हम डिटेल में देखने वाले हैं गाइस। सेट बैक डिस्टेंस, बिल्डिंग लाइन के बारे में, उसके बाद जो भी पार्किंग के एरिया है उसमें जो भी कंडीशंस एंड टर्म्स एंड कंडीशंस होती है एफएसआई के रिलेटेड, वो देखेंगे गाइस। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है गाइस, एंडिंग तक देखना, स्किप मत करना वीडियो को। बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा आपको इस वीडियो में। और लास्ट में डिस्कस करेंगे हमारे कुछ प्लान्स तो डिस्कस करेंगे, ऐसे जो कि रो हाउसेस के बारे में, डिटैच हाउसेस, सेमी डिटैच हाउसेस, उसमें जो भी स्टेयरकेस का कंसेप्ट है वो आपको क्लियर हो जाएगा गाइज। तो वीडियो को कंटिन्यू देखना गाइज, बहुत कुछ आपको सीखने के लिए मिल जाएगा इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे बिल्डिंग बायोलॉजी, जो भी इम्पोर्टेंट ऑन स्टैंडर्ड कंडीशन से, नॉर्म से, रेगुलेशन से, और जो भी बिल्डिंग बायोलॉजी इम्पोर्टेंट है वही मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला होगा। यहाँ पर आपको जो भी इम्पोर्टेंट थिंग्स है यहाँ पर आप देख सकते हो, मगर जो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है वही देखने वाला हूँ मैं। यहाँ पर एक पॉइंट है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ओनर में, आपको एज अ ओनर आपको कौन कौन सी चीज़ें करनी चाहिए। एक लाइसेंस सर्वे रखना चाहिए, उसके बाद लाइसेंस आर्किटेक्ट होना चाहिए, रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट, उसके बाद डिग्री होल्डर, एक इंजीनियर एज अ सुपरवाइज़र, या फिर जो एज अ प्रैक्टिकल इंजीनियर है उसका वो लाइसेंस इंजीनियर आपको साइट पे होना चाहिए। ओके, अगर आप एक हाई राइज बिल्डिंग डिज़ाइन करते हो, अपार्टमेंट तैयार करते हो, तो आपको ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए गाइस। यहाँ पर हम देखेंगे जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ओनर है बिल्डिंग बायोलॉजी एंड रूल्स में, उसको तो चाहिए सर्वेयर, आर्किटेक्ट, इंजीनियर, स्ट्रक्चरल डिज़ाइनर एंड एक क्लर्क या फिर सुपरवाइज़र चाहिए होता है। ये सब चाहिए आप उनके लिए, जो भी ओनर के लिए चाहिए एक लाइसेंस सर्वेयर, लाइसेंस आर्किटेक्ट, लाइसेंस इंजीनियर। तो रजिस्टर्ड इंजीनियर होना चाहिए, रजिस्टर्ड एक आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चरल डिज़ाइनर होना चाहिए उसके वर्किंग के लिए। जब आप एक हाई राइज बिल्डिंग डिज़ाइन करते हो तो उसमें आपकी बहुत ही बढ़िया इन्वेस्टमेंट होती है एक बिल्डर की, एक डेवलपर की। तो इसमें आपको ये सारे जो भी लगते हैं, आर्किटेक्ट, सीनियर इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, डिज़ाइनर, आरसीसी डिज़ाइनर, स्ट्रक्चरल डिज़ाइनर, आर्किटेक्ट, तो ये सब अच्छे अच्छे होने चाहिए और लाइसेंस होनी चाहिए, ऑथोरिटी होनी चाहिए, उसके साइन और स्टैम्प्स लगते हैं वहाँ पर। उसके बाद बिल्डिंग रूल्स एंड बायोलॉज में ये टाउन प्लानिंग के हिसाब से हम देखेंगे सेटबैक डिस्टेंस और बिल्डिंग लाइंस किससे कहते हैं गाइस। यहाँ पर देख सकते हो आप, सेटबैक डिस्टेंस जो होता है हमारा वैरीज फ्रॉम 1 मीटर टू 1.5 मीटर फॉर कंजेस्टेड एरिया एंड 4 मीटर टू 6 मीटर फॉर अनडेवलप्ड एरिया। तो यहाँ पर इस डायग्राम में देख सकते हो आप, जो कि बिल्डिंग की हाइट कितनी होनी चाहिए, उसके बाद सेटबैक डिस्टेंस इसका कितना होना चाहिए। यहाँ पर सेटबैक डिस्टेंस 1 to 1.5 मीटर होना चाहिए आप ऐसे मेट्रो सिटीज़ में। ओके, जब मेट्रो सिटीज़ में आप अपार्टमेंट या फिर अपना होम या बिल्डिंग डिज़ाइन करते हो, तब आपको जो भी मिनिमम एरिया है एज पर बिल्डिंग रूल्स एंड बायोलॉजी रखना है। उसकी जो भी हाइट है, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, सेमी डिटैच और डिटैच बिल्डिंग के लिए ये सिर्फ। यहाँ पर जो बिल्डिंग बायोलॉजी सेटबैक डिस्टेंस यहाँ पर देख सकते हो आप, जब बिल्डिंग बनाते हो तब आपको सेटबैक डिस्टेंस छोड़ना पड़ता है। यस, यानी कि सेटबैक डिस्टेंस वो आपको अच्छी तरह से एज पर बिल्डिंग रूल्स एंड नॉर्म्स होना चाहिए। यहाँ पर रोड विड्थ
ओके, यहाँ पर आपको मिनिमम एंगल 45 टू 63.50 होना चाहिए ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर। और जो भी सेटबैक डिस्टेंस है, ये फ्लोर टू फ्लोर हाइट और उसका जो भी बीच में का डिस्टेंस है उससे सेटबैक डिस्टेंस कहते हैं। ओके, ये लाइट प्लेन पास किया तो आपको इतना ही बस हाइट लेनी है गाइस। यहाँ पर से जो भी आपका ऑपोजिट कॉर्नर हो रोड साइड का, वहाँ से आपको लाइट ऑफ प्लेन पास किया तो आपको उसकी मैक्सिमम हाइट मिल जाएगी एज पर बिल्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशन। ये सारी चीज़ें एज अ साइट इंजीनियर, एज अ सिविल इंजीनियर, एज अ आर्किटेक्ट आपको ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए गाइस, जो कि इम्पोर्टेंट होती है। यहाँ पर आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की गाइस जो कि इम्पोर्टेंट होती है। यहाँ पर आपको अगर कोई भी FSI निकलना हो तो आपको उसका फार्मूला है टोटल एरिया डिवाइड बाय प्लॉट एरिया। ओके, अपना जो भी फ्लोर टू फ्लोर का एरिया है डिवाइड बाय हमारा प्लॉट एरिया। अब अगर अपना बिल्डिंग लाइन इतना है तो आपको इतना ही कंस्ट्रक्शन किया आपने तो आपको टोटल फ्लोर के एरिया, प्लिंथ एरिया से लेकर टोटल जितने भी फ्लोर है आपको इतना एरिया डिवाइड बाय प्लॉट एरिया, उसका जो FSI होता है 1.5 1 to 2 के बीच में होता है गाइस। तो इसके ऊपर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में FSI लिख देना। FSI और FAR दोनों ही सेम है, फ्लोर एरिया रेशियो और FSI फ्लोर स्पेस इंडेक्स, तो दोनों सेम है गाइस, जो कि इम्पोर्टेंट होता है एक सिविल इंजीनियर को जानना। यहाँ पर देख सकते हो आप, अगर आपको FSI निकलना हो तो FSI इक्वल टू जो भी हमारा टोटल फ्लोर टू फ्लोर एरिया है, टोटल फ्लोर एरिया ओके डिवाइड बाय हमारा प्लॉट एरिया। तो आपको जितना भी एरिया होता है वो आपको डिवाइड करना होता है। फ्लोर यानी कि आपको टोटल फ्लोर यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर उतना जो भी जितना भी एरिया आपको ऐड करना पड़ेगा और उसके बाद आपको प्लॉट एरिया से डिवाइड करना होगा। ओके, वहाँ से आपको FSI निकल के आ जाएगा। एज पर म्यूनसिपलिटी आपका जो भी मेट्रो सिटीज़ है या फिर विलेज है तो आपको FSI देखना होगा यहाँ पर कितना FSI आपको प्रोवाइड किया होता है। उसके ऊपर आपको सेटबैक डिस्टेंस भी वहाँ पर आपको बिल्डिंग रूल्स और बायलॉज में मिल जाएगी, कितना सेटबैक डिस्टेंस छोड़ना होता है। तो ये सारी चीज़ें आती है हमारी FSI में, FAR में, बिल्डिंग रूल। यहाँ पर आप देख सकते हो FSI फ्लोर स्पेस इंडेक्स जो कि हर एक सिटी और मेट्रो सिटीज़ में अलग अलग होता है। जैसे कि रेसिडेंशियल जोन 1 जोन 2, उसके बाद नेचुरल ग्रोथ ऑफ विलेज, कमर्शियल जोन इंडस्ट्रियल में, स्टार होटल जो कि अच्छे अच्छे बड़े बड़े होटल है उसके लिए वो एरिया का डिपेंड होता है। गैस एरिया के ऊपर आपको 1.8 टू 2.25 यानी कि 1 to 2.25 के बीच में मिलेगा FSI। यहाँ पर देख सकते हो ग्राउंड फ्लोर प्लस 2 अपर फ्लोर और 10 मीटर हाइट विच एवर इज लेस। ओके, यहाँ पर आपने देखा कि ग्राउंड फ्लोर और 2 फ्लोर जो भी FSI है यहाँ पर उसकी जो हाइट है वो 10 मीटर से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, मैक्सिमम 10 मीटर ले सकते हो। यहाँ पर ये राइट एंगल ये 63 का रूल यूज़ कर सकते हो, 63 डिग्री लाइन पास करके, लाइट ऑफ प्लेन पास करके। उसके बाद रेसिडेंशियल जोन 1 2 3 के लिए आपको 1.8 1.2 0.3 इस तरह आपको एरिया प्रोवाइड किया जाता है, FSI प्रोवाइड किया जाता है आज पर आपने जो भी मेट्रो सिटीज़ और सिटीज़ है उनके जो भी रूल्स है। ओके, तो इसी तरह आपको दिया होता है FSI आपके बिल्डिंग रूल्स एंड बायलॉज में। यहाँ पर देख सकते हो आपकी रेसिडेंशियल जोन 3 में 15% ऑफ एरिया एज पर मार्जिन एंड मैक्सिमम बिल्टअप एरिया तो 0.30 दिया है। ग्राउंड फ्लोर प्लस अपना 1 अपर फ्लोर और 7 मीटर हाइट विच एवर इज लेस, जो कम से कम है वही आपको लेना है। इसमें 10 मीटर हो तो 10 मीटर या फिर 7 मीटर हो तो 7 मीटर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अच्छी तरह से FSI उन्होंने दिया है। उसके बाद जो भी नेचुरल ग्रोथ अपना अगर नया विलेज हो तो उसका FSI होगा 1.2, उसका जो भी फेसिंग स्ट्रीट और मोर देन 12 मीटर विड्थ। ओके, तो वो 1.2 यानी कि आप देख सकते हो इसमें 1.2 यहाँ पर देखा जाए तो FSI 1.2 यहाँ पर आपको 1.2 दिया तो आपका अगर विलेज में रहे तो 1.2, अगर आपको 1000 स्क्वायर फीट का एरिया है
ओके 1000, तो आपको टोटल फ्लोर टू फ्लोर एरिया निकाल सकते हो आपको। ओके 1.2 इंटू 1000 यानी कि आपने इससे मल्टीप्लाई किया तो आपको टोटल बिल्टअप एरिया आपको निकल के आ जाएगा गाइज। ओके टोटल तो ये आता है गाइज यहाँ पर 1200 का एरिया आपको निकल के आता है। यहाँ पर आप डिवाइड करोगे तो ये निकल के ईजी वे में आ सकता है। तो यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि आपको अगर ये 1.2 का FSI दिया तो 1200 ही आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। अगर आपको 1.5 का दिया तो आपको 1500 तक कंस्ट्रक्ट करना परमिशन मिल सकती है गाइस। ओके एज पर बिल्डिंग रूल्स एंड बायलॉज। तो इसी तरह आपको जो भी फर्स्ट फ्लोर है अपना 600 स्क्वायर मीटर स्क्वायर। ओके उसके बाद 600 स्क्वायर मीटर इतना एरिया निकल सकते हो। 6 और ऊपर वाला 300 मीटर स्क्वायर। ओके तो इसी तरह आपको एरिया डिज़ाइन करना होता है अगर आपका प्लॉट मीटर स्क्वायर में हो तो। ओके अगर स्क्वायर फीट में हो तो ये सारी क्वांटिटी आपको स्क्वायर फीट में आती है गाइस, जो कि इम्पोर्टेंट होती है आपको जानना। यहाँ पर आप देखना कि FSI अच्छी तरह से निकालना। आपकी जो भी बिल्डिंग रूल्स एंड बायोलॉजी उसको आपको जो FSI मिलेगा आपको यहाँ से टोटल एरिया ऑफ प्लॉट मिल जाएगा। तो इसी तरह आपको FSI जो भी कमर्शियल जोन्स हो 45% आपको एरिया छोड़ना होता है। उसके बाद FSI लेना होता है 1.8 फेसिंग स्ट्रीट ऑफ लेस दैन 12 मीटर हाइट 12 मीटर विड्थ। ओके 12 मीटर के विड्थ आपको लेस दैन होनी चाहिए। ओके अगर आपका कमर्शियल जोन हो तो। अगर आपका इंडस्ट्रियल जोन हो तो 50% आपको छोड़ना होता है एरिया। ओके मार्जिन छोड़ना होता है। उसके बाद मैक्सिमम अलाउड एरिया ग्राउंड फ्लोर 0.50। उसके बाद स्टार होटल आपका बढ़िया होटल हो तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए, जो कि 2.25 का FSI मिलेगा मगर आपको मैक्सिमम अलाउड ग्राउंड फ्लोर इज़ 0.40 मिलेगा गाइस। यानी कि अपना जो भी ग्राउंड फ्लोर है यहाँ पर आपको 0.40 हाइट मिल जाएगा। अपना जो भी आप बिल्टअप एरिया है वहाँ पर 0.40 भी एरिया मिल सकता है आपको। यहाँ पर आप देख सकते हो सिनेमा थिएटर, पब्लिक असेंबली हॉल, ऑडिटोरियम, स्टेडियम के लिए आपको 1 मीटर स्क्वायर पर सीट। ओके एंड 50% ऑफ टोटल पार्किंग शॉल बी रिजर्व फॉर कार। ओके जितने भी सीट है आपको 1 मीटर स्क्वायर उसके लिए एक पार्किंग इन एवरेज है। ओके इन एन एवरेज आपको डिस्कस किया है इस बिल्डिंग बायलॉज टाउन प्लानिंग की बुक में। तो आपको 1 मीटर स्क्वायर पर सीट्स के हिसाब से पार्किंग देनी है और उसमें कि 50% आपको रिजर्व रखनी है कार के लिए। ओके कॉलेजेस और कोचिंग क्लासेस के लिए आपको 70 मीटर स्क्वायर फॉर एवरी 100 स्टूडेंट। ओके आपके यूटिलिटी के ऊपर है, आपके क्लास में कितने बच्चे कितने स्टूडेंट के उसके ऊपर है। 70 मीटर स्क्वायर होनी चाहिए 100 स्टूडेंट के लिए। ओके उनकी जो भी साइकिल हो, स्कूटर हो, कार हो, वो पार्किंग के लिए इतना एरिया बस होता है। ओके सफिशिएंट है उतना। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं बिल्डिंग बायलॉज में जो भी पार्किंग के एरिया है वहाँ पर कितने मीटर स्क्वायर में कितने स्टूडेंट के लिए कितना मीटर स्क्वायर एरिया छोड़ना चाहिए। यहाँ पर आपने कमर्शियल बिल्डिंग इंक्लूडिंग बिजनेसेस, ऑफिस, बैंक, होटल्स, गेस्ट हाउसेस, लॉज, रेस्टोरेंट, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग्स जैसे कि कॉलेज, ओके एजुकेशनल बिल्डिंग्स, हेल्थ फैसिलिटीज़ इंक्लूडिंग हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, इसमें आपको कितनी पार्किंग होनी चाहिए। यहाँ पर 30% ऑफ द मैक्सिमम परमिसिबल FSI, जितना भी आपका FSI है उसका 30% होनी चाहिए। ओके 30% से ज़्यादा होनी चाहिए। 50% पार्किंग रिजर्व फॉर कार्स। ओके 4 व्हीलर के लिए आपको 50% उसमें की रिजर्व रखनी है। 30% ऑफ द मैक्सिमम परमिसिबल एरिया उसमें की 50% आपको 4 व्हीलर के लिए रिजर्व रखनी है गाइस। तो एज आप जब साइट इंजीनियर आर्किटेक्ट हो, जब आप प्लान बनाते हो तब आपको कोई चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि पार्किंग एरिया कितना होना चाहिए, उसमें कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। ओके तो एज आर्किटेक्ट आपका एक वर्किंग है कि आपको पार्किंग एरिया भी वहाँ पर प्रोवाइड करना है। आपको जब बिल्डिंग का डिज़ाइन करते हो आप तब आपको पार्किंग से वहाँ पर मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस होना चाहिए हर एक बिल्डिंग के, हमारे कमर्शियल इंडस्ट्रियल बिल्डिंग के ड्राइंग में। ओके मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस।
यानी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए अपने जो भी आपको स्पेस अवेलेबल किया हुआ है वो। तो ये सारे थे हमारे टिपिकल जो भी हमारे पार्किंग के एरियाज है। यहाँ पर हम जो भी इम्पोर्टेंट है वो देखने वाले हैं आगे। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो पार्किंग के लिए आपको जब आपको कम्युनिटी बिल्डिंग्स यानी कि आपको क्लब हो, मैरिज हॉल हो, रिलीजियस बिल्डिंग्स हो, पार्टी प्लॉट हो या फिर क्लब हाउसेस हो, आपके लिए वहाँ पर 50% ऑफ द टोटल बिल्डिंग यूनिट के 50% आपको रिजर्व रखना है। ओके, उसमें का 50% आपको 4 व्हीलर के लिए, कार के लिए रखना है गाइस। उसके बाद गेन मार्केट, टिम्बर मार्केट, आयरन मार्केट, एग्रीकल्चर लैंड मार्केट, होलसेल ट्रेड, इसमें कि आपको 30% ऑफ मैक्सिमम परमिसिबल FSI। ओके, जितना भी FSI उतने का मैक्सिमम 30% तो आपको रखना ही है पार्किंग के लिए। उसमें का 50% आपको रिजर्व रखना है 4 व्हीलर के लिए। ओके, जब आप प्लान बनाते हो तब आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। उसमें कार के साइजेस, स्कूटर साइजेस, साइकिल साइजेस, इसी के बाद भी आप प्लान बना सकते हो पार्किंग एरिया के ऊपर। यहाँ पर आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की, जहाँ पर आपको 50% एरिया 4 व्हीलर के लिए रिजर्व रखना है, जो कि इम्पोर्टेंट है एज पर बिल्डिंग रूल्स, एज पर कोडल प्रोविजन, एज पर IS कोडल प्रोविजन। ओके, उसके बाद देखेंगे इंडस्ट्रियल प्रीमाइसेस में 10% ऑफ द बिल्डिंग, 50% ऑफ रिजर्व फॉर कार्स। ओके, तो इंडस्ट्रियल प्रीमाइसेस के लिए ज़्यादा तो पब्लिक नहीं होती, इसके लिए 10% बिल्डिंग यूनिट के लिए जो रिजर्व रखनी है आपको। उसके बाद प्राइमरी स्कूल में 20 मीटर स्क्वायर फॉर एवरी 100 स्टूडेंट। प्राइमरी स्कूल में आपको ज़्यादातर साइकिल ही मिलेगी। ओके, साइकिल के लिए आपको 20 मीटर स्क्वायर फॉर 100 स्टूडेंट रिजर्व कर रखना है अपना जो भी पार्किंग एरिया है उसके लिए। तो ये सारी चीज़ें आपको एज ए साइट इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, एज ए आर्किटेक्ट पता होनी चाहिए। ओके, उसके बाद पार्किंग जो भी हमारी ऑफ स्ट्रीट पार्किंग है उसमें रेसिडेंशियल फ्लैट और अपार्टमेंट के लिए आपको 50% ऑफ द मैक्सिमम परमिसिबल FSI। ओके, उसके बाद 50% टू बी रिजर्व फॉर कार्स। ओके, फॉर dwelling unit below 80 meter square built up area, 25% of the total parking space shall be reserved for cars। तो यहाँ पर देख सकते हो आप रेसिडेंशियल फ्लैट हो, अपार्टमेंट्स हो, उसके लिए आपको 50% ऑफ मैक्सिमम परमिसिबल FSI छोड़नी होती है। उसमें कि 50% आपको कार के लिए रिजर्व रखनी होती है, जो कि कार की साइज ज़्यादा होती है उसके लिए आपको 50% उसको देना होता है गाइज, एज़ कम्पेयर टू 2 व्हीलर या साइकिल्स। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए एक सिविल इंजीनियर, साइट इंजीनियर, प्लानिंग इंजीनियर को। उसके बाद जो भी हमारे आगे की सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए आपको 50 मीटर स्क्वायर फॉर एवरी 100 स्टूडेंट। आपने देखा कि प्राइमरी स्कूल के लिए आपको 20 मीटर स्क्वायर फॉर एवरी 100 स्टूडेंट, यहाँ पर आपको 50 मीटर स्क्वायर फॉर 100 स्टूडेंट, क्योंकि हायर सेकेंडरी स्कूल यहाँ पर जो भी स्कूटर और साइकिल की नंबर ज़्यादा हो गए। ओके, इसीलिए आपको 50 मीटर स्क्वायर पर 100 स्टूडेंट। इसके बाद देखेंगे स्टॉक मार्केट के लिए आपको 30% ऑफ द मैक्सिमम परमिसिबल FSI और उसमें की 50% आपको रिजर्व रखनी है फॉर 4 व्हीलर्स के लिए। स्टॉक मार्केट के जो भी अपना मुंबई पुणे के एरिया मेट्रो सिटीज़ में होती है, दुबई, बेंगलोर, दिल्ली, उस साइड में कोलकाता, उस साइड में आपको 30% फॉर परमिसिबल FSI, उससे आपको 30% मैक्सिमम छोड़नी है। तो फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए एज अ आर्किटेक्ट, एज अ सिविल इंजीनियर, एज अ साइट इंजीनियर, जो कि आपको पार्किंग के बारे में इम्पोर्टेंट है। पब्लिक प्लेस में पार्किंग कितनी होनी चाहिए एक पब्लिक प्लेस के लिए, जो भी इम्पोर्टेंट बायोलॉज है हमने पहले भी वहाँ पर डिस्कस किए गाइज। ओके, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज़ एक बार पहले प्लेलिस्ट में जाके देख लेना गाइज। यहाँ पर हमने बहुत सारे बिल्डिंग के रूल्स डिस्कस किए, जैसे कि FSI, ओनर की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ओके, उसमें जो भी हमने FSI देखे यहाँ पर रेसिडेंशियल जोन के लिए कितना FSI होना चाहिए, उसके बाद हमने FSI निकाला था। यहाँ पर आप देख सकते हो FSI होता है हमारा टोटल प्लॉट एरिया डिवाइड, टोटल फ्लोर टू फ्लोर एरिया डिवाइड बाई प्लॉट एरिया। जितने भी फ्लोर है उसका एडिशन करके आपको डिवाइड बाय प्लॉट एरिया किया तो आपको FSI मिल जाएगा गाइज।
तो यहाँ पर देखते हैं हमारे जो भी रेसिडेंशियल बिल्डिंग के लिए मिनिमम आपको स्टेयरकेस चाहिए 1.2 टू 1.5 मीटर। एजुकेशनल बिल्डिंग के लिए चाहिए आपको 24 मीटर, हाइट के लिए चाहिए 1.5 मीटर। अगर उसकी 24 मीटर हाइट के ऊपर हो गई अपनी हाइट ऑफ बिल्डिंग तो उसके लिए चाहिए 2 मीटर की विड्थ चाहिए आपको। हॉस्पिटल के लिए आपको चाहिए 10 बेड के लिए 1.2 मीटर और 10 बेड के लिए 2 मीटर। असेंबली बिल्डिंग के लिए 2 मीटर, ओके। उसके बाद बिजनेस, इंडस्ट्रियल, स्टोरेज, हैजार्डस बिल्डिंग के लिए 1.5 मीटर, लो राइज के लिए, हाई राइज के लिए 2 मीटर। तो मैक्सिमम आपको 2 मीटर उसकी देनी है और मिनिमम आपको 1.5 मीटर तो देनी है हर एक केस में। कोई भी बिल्डिंग हो आपकी 1.2 टू 1.5 मीटर मिनिमम और मैक्सिमम आपकी चाहिए 1.2 मीटर के आसपास, ओके, जो कि इम्पोर्टेंट है एज पर बिल्डिंग रूल्स एंड बायलॉज। मिनिमम विड्थ ऑफ स्टेयरकेस। यहाँ पर कुछ थंब रूल्स है, जैसे कि फ़्लाइट में देखा जाए तो फ़्लाइट में 12 राइजर्स के ऊपर राइजेस नहीं होने चाहिए, ओके। 12 राइजर्स के ऊपर फ्लाइट में राइजेस नहीं होने चाहिए। नो फ्लाइट शॉल कंटेन मोर देन 12 राइजर्स, ओके। उसके बाद राइजर की जो हाइट होती है वो 16 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर, ओके। ज़्यादा से ज़्यादा 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए और कम से कम 16 सेंटीमीटर होनी चाहिए, यानी कि 160 mm और 250 mm में लिया तो सेंटीमीटर भी लिया तो मैक्सिमम 25 सेंटीमीटर, मिनिमम 16 सेंटीमीटर। तो एज पर बिल्डिंग रूल्स एंड बायलॉज आपको जब आप राइज़र प्रोवाइड करते हो तो तब आपको ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे कि आपने वेट की तरफ देखा है उसके साथ ही आपको राइज़र, थ्रेड्स, हेडरूम, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। उसके बाद राइज़र के बाद आपको थ्रेड्स, यानी कि आपने जो फुट्स रखते हो उसके लिए आपको यहाँ पर थ्रेड इससे बोलते हैं गाइस, ओके। जहाँ पर आप फुट रखते हो, अपना पैर रखते हो, वहाँ पर थ्रेड के लिए आपको चाहिए मैक्सिमम चाहिए आपको जो भी एरिया है 30 सेंटीमीटर तो आपको मिनिमम देना है गाइस, ओके। अगर आपको मिनिमम वेट है वहाँ पर तो 25 ले सकते हो, मगर 30 सेंटीमीटर तो चाहिए गाइस। जहाँ पर अपना पैर अच्छे से रख सकते हो आप, उसके लिए आपको 30 सेंटीमीटर विड्थ देनी होती है गाइस, जो कि इम्पोर्टेंट होती है एक प्लानिंग के हिसाब से। एक रेसिडेंशियल, पब्लिक बिल्डिंग, कोई भी बिल्डिंग हो, आपको थ्रेड से देना है 30 सेंटीमीटर, ओके। और राइज़र देना है आपको 16 सेंटीमीटर मिनिमम, मैक्सिमम 25 सेंटीमीटर। तो इसी के बीच में आना चाहिए गाइस। जैसे कि एक फ्लाइट में हमारे 12 राइजेस चाहिए, ओके। तो ये सारी थी हमारी स्टेयरकेस के लिए जो भी डिज़ाइन के लिए इसेंशियल पार्ट है। उसके बाद देखेंगे हम हेडरूम में। आपको हेडरूम चाहिए 2.2 मीटर का, यानी कि अपनी हाइट होती है 1.5 टू 1.6 मीटर के आसपास। उसके ज़्यादा आपको बढ़ाना है उसकी हाइट, ओके। 2.2 मीटर का हेडरूम चाहिए वहाँ पर। फ्लोर इंडिकेटर, यहाँ पर देख सकते हो फ्लोर इंडिकेटर में आपको एटलीस्ट 15 सेंटीमीटर लार्ज ऑन द वॉल फेसिंग द फ्लाइट ऑफ स्टेयरकेस, ओके। तो 15 सेंटीमीटर का आपको फ्लोर इंडिकेटर चाहिए गया। हैंडरेल चाहिए, मिनिमम हाइट उसकी 19 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द ट्रेड शॉल बी प्रोवाइडेड। तो सेंटर में चाहिए, उसकी हाइट चाहिए 90 सेंटीमीटर, ओके, यानी कि 90 सेंटीमीटर। यहाँ पर आप देख सकते हो जो कि अच्छे बिल्डिंग रूल्स एंड बायलॉज स्टेयरकेस के लिए दिए उन्होंने। उसके बाद है हमारे पिच के बारे में। अगर पिच यानी कि स्लोप देखा जाए तो स्लोप ऑफ हमारे फ्लाइट होती है उसकी 30 टू 45 डिग्री का पिच चाहिए, ओके। जो भी हमारी एंगल होता है वो स्टेयरकेस के लिए 30 टू 45 डिग्री चाहिए। मैक्सिमम 45 डिग्री चलेगा, मिनिमम 30 डिग्री तो होना चाहिए गाइज। तो यहाँ पर आपने देखा फ्लाइट में 12 राइजेस चाहिए। राइजर के लिए 16 सेंटीमीटर टू 25 सेंटीमीटर दे सकते हो। थ्रेड आपको 30 सेंटीमीटर देना है। हेडरूम आपको चाहिए 2.2 मीटर का। उसके बाद हैंडरेल चाहिए आपकी, उसकी हाइट चाहिए 90 सेंटीमीटर के आसपास। उसके बाद आपको जो एंगल देना होता है फ्लाइट में, ओके, वो चाहिए आपको 30 टू 45 सेंटीमीटर। ये सारी चीज़ें थी एज़ पर बिल्डिंग रूल्स एंड बायलॉज टाउन प्लानिंग के हिसाब से हमने डिस्कस की। यहाँ पर आपने देख सकते हो टाउन प्लानिंग का बुक है यहाँ पर, ओके। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। आप अगर इसका मैनुअल आरसीसी डिज़ाइन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आरसीसी डिज़ाइन ऑफ स्टेयरकेस लिख देना।
ओके, स्टेयरकेस का आरसीसी डिज़ाइन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप इस वीडियो को सपोर्ट करना। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक आएंगे उसके ऊपर हमको मोटिवेशन मिलेगा वीडियो बनाने के लिए। आपके जो भी लाइक करते हो तब एक मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए। ओके, तब आपको इसका आरसीसी डिज़ाइन मैनुअल एनालिसिस मिल जाएगा। उसमें जो भी बार बेंडिंग शेड्यूल है उसका एस्टिमेशन कॉस्टिंग कैसे करते हैं, ये बिल्डिंग के लिए कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। ओके, अगर इसको डिटेल में जानना हो तो प्लीज़ वीडियो को जितना हो सके उतना लाइक करना गाइस। एक साइट इंजीनियर, सिविल इंजीनियर को ये सारी चीज़ें आनी चाहिए गाइस, जो कि बेसिक इंटरव्यू क्वेश्चन भी होती है और हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारी प्लेलिस्ट है, आप चाहे तो इसे देख सकते हो हमारे चैनल पे। इसमें हमने सब कुछ डिस्कस किया है, हमारे फाउंडेशन प्लान से लेके हमारे टेरेस प्लान तक हर एक चीज़ हमने वहाँ पर डिस्कस की है। ये वीडियोज़ आप चाहे तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। हर एक शॉर्ट्स वीडियो भी बनाए हमने इसके ऊपर। टोटल 1000+ वीडियो है गाइस, आप चाहे तो इसे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। हमने AutoCAD की पूरी सीरीज़ बनाई है, सब ड्राइंग आपको वहाँ पर डिटेल में डिस्कस किया हमने। उसके बाद आपने ई टेंडरिंग के ऊपर भी बहुत सारे वीडियोज़ बनाए गाइस। ई टेंडरिंग सिस्टम, GR, ई टेंडरिंग के लिए अप्लाई कैसे करना है, वो बहुत सारे वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे गाइस। आप चाहे तो उसे प्लेलिस्ट में जाके देख लेना गाइस। तो इसमें देख सकते हो आप, एक बार पढ़ लेना गाइस ज़रूर। टाउन प्लानिंग का बुक है, बहुत ही अच्छा है, बहुत कुछ सीखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो आप डिटैच हाउसेस के लिए यहाँ पर एक प्लान है, बहुत ही बढ़िया प्लान बनाया है। एज पर वास्तु ये प्लान होना चाहिए गाइस। ओके, जैसे कि आप देख सकते हो किचन हमारा ईस्ट में होना चाहिए, उसके बाद टॉयलेट हमारा साउथ में होना चाहिए। इसके रिलेटेड हमने पहले भी वीडियोस बनाए गए जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं, कौन सी रूम कहाँ पर होनी चाहिए। ओके, इंटीरियर व्यू हमने वहाँ पर डिटेल में डिस्कस किया था गाइस। तो आपको प्लान तो समझ लेना एक बार। ओके, और इसके एंट्रेंस, ड्राइंग रूम, हॉल, बेडरूम, किचन, स्टोर, टॉयलेट, बेडरूम। ओके, 2 BHK फ्लैट है, इसमें अच्छी तरह से मैनेज किया है गाइस। किचन थोड़ा दूर है मगर प्लान सही है। डिटैच हाउसेस के लिए प्लान है, तो यहाँ पर देख सकते हो आप डिटैच हाउसेस के लिए प्लान है। ओवरहैंग्स भी दिए हुए, जो कि हमारी जो भी बारिश होती है वहाँ से आपको ओवरहैंग से जरे विंडो को आपको सपोर्ट मिल जाता है गाइस। ओके, उसमें तो पहले तो देखते क्लासिफिकेशन कौन कौन सी होती है हमारे रेसिडेंशियल बिल्डिंग में। डिटैच हाउसेस, अपार्टमेंट, स्काई स्क्रैपर, सेमी डिटैच और रो हाउसेस। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो 2 BHK का एक कट सेक्शन है। इसमें अच्छी तरह से आप देख सकते हो बेडरूम, एंट्रेंस, हॉल, बेडरूम, किचन, वॉशिंग एरिया, टॉयलेट, फिर बेडरूम, फिर एक बड़ा मास्टर बेडरूम और उसके बाद टॉयलेट और बेड अटैच है उसमें। तो इसी तरह आपको प्लान बनाना होता है गाइस। पहले तो सेंटर लाइन प्लान, उसके बाद आपको डिटेल प्लान, लाइन प्लान, पहले डिटेल प्लान, और उसके बाद आपको कॉलम पोजीशन, विंडोज़ वगैरह देनी होती है। इसी तरह आपको एलिवेशन और सेक्शन बनाने होते हैं। उसके बाद देखेंगे हमारे सेमी डिटैच हाउस के बारे में। यहाँ पर आप देख सकते हो सेमी डिटैच हाउस में आपको सेम प्लान होता है, मगर आपको सेमी यानी कि देख सकते हो सेमी डिटैच हाउस एक ही वॉल जो होती है हमारी वो कॉमन होती है, कॉमन वॉल, और दोनों साइड से हमारे सेम प्लॉटिंग, सेम एरिया और सेम साइजेस के प्लॉट और रूम्स होते हैं हमारे। यहाँ पर देख सकते हो बेडरूम, इसी तरह यहाँ पर आपको बेडरूम, यहाँ पर टॉयलेट, यहाँ पर ड्राइंग रूम, किचन, डाइनिंग रूम, स्टोर। तो सेम एरिया होता है, बस आपको सेमी डिटैच हाउस कहा जाता है उसको। एक वॉल सेमी डिटैच हाउस की कॉमन होती है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो डिटैच हाउसेस में आपको सेपरेट प्लॉट मिलता है। सेमी डिटैच में आपको कॉमन वॉल होती है, उसके बाद 2 सेपरेट प्लॉट आप बना सकते हो उसमें, और स्टेयरकेस आप चाहे तो कंबाइन और सेपरेट ले सकते हो। ये तो है हमारे डिटैच हाउसेस और सेमी डिटैच हाउसेस के बारे में। उसके बाद देखेंगे रो हाउसेस। अब अगर रो हाउसेस का प्लान देखा जाए तो ये हमारा रो हाउसेस के लिए साइट प्लान देख सकते हो, जिसकी कि कॉमन वॉल होती है हमारी। ओके, हर एक प्लॉट के फ्लैट के बीच में यहाँ पर देख सकते हो ग्राउंड फ्लोर प्लान, फर्स्ट फ्लोर प्लान। इसमें जो भी सेम आपको बस कॉमन वॉल रहती है, उसके बाद सेम आपको 1 2 3 4 5 6 7 जितने भी हो आपके उसके नंबर ऑफ प्लॉट आपको यहाँ पर कंटिन्यू होते हैं। ये एग्जैक्ट लाइन्स यानी कि आपकी कंटिन्यूएशन का एक सिंबल है गाइस। आपने
कॉलेज में लेक्चर में पढ़ा होगा। ये जिगजैग लाइन यहाँ पर एक कंटिन्यू होती है, इसलिए यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ पर इसी के नंबर ऑफ प्लॉट्स है हमारे। ये फर्स्ट प्लॉट, सेकंड प्लॉट, ये इसका फर्स्ट फ्लोर है और ये ग्राउंड फ्लोर है। यहाँ पर देख सकते हो आप, ग्राउंड फर्स्ट। तो फ्रेंड्स, आपने देखा डिटैच हाउसेस के जो भी प्लान्स है सेमी डिटैच हाउसेस के लिए और हाउसेस के लिए, आपने यहाँ पर एक चीज़ ऑब्जर्व की, यहाँ पर आपको बेडरूम, किचन, उसके बाद स्टोर रूम, बाथरूम ये सेम मिलेगा गाइस। आपको बस यहाँ पर स्टेयरकेस होगी वो कहीं पर कॉमन है गाइस। यहाँ पर दोनों सेपरेट है। ओके, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, आपको हर एक प्लॉट में आपको स्टेयरकेस से सेपरेट रहेगी गाइस, यहाँ से ऑफ साइड। ओके, अगर वो वहाँ पर फर्स्ट फ्लोर पे गए आपको, तो यहाँ पर ऊपर आने के बाद आपको स्टोर, बेडरूम, बाथरूम, WC, यानी कि ये भी हमारा 2 BHK के इतना ही फ्लैट होता है गाइस। नीचे हॉल, किचन, ऊपर जाना, फिर आपको बेडरूम और स्टोर रूम बेड मिल जाएगा आपको। सेम पैटर्न यहाँ पर कॉपी होता है कंटिन्यू में। रो हाउसेस का प्लान बनाना बहुत ही ईजी है गाइस। अगर आप एक बार सीख जाओगे तो बहुत मुश्किल काम नहीं है इसमें। ओके, कंटिन्यू देना होता है, बस आपको एक कॉमन वॉल और जो भी स्टेयरकेस का वो उसमें प्रॉब्लम आता है। बाकी जो चीज़ें फर्स्ट फ्लोर प्लान, ग्राउंड फ्लोर प्लान सेम आता है। जैसे कि यहाँ पर आपने ऑब्जर्व किया तो एरिया अपना सेम, यानी कि अपना 12 फीट बाय 15 फीट बाय अपना 30 फीट लिया तो भी चलेगा। अपना रेक्टेंगुलर एरिया रहता है उसमें। ओके, यानी कि 12 फीट बाय आपने 25 फीट भी लिया तो भी अपना रो हाउसेस का पूरा एक फ्लैट का हो जाएगा। उसमें फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर आ जाएगा। यहाँ पर 12 बाय 15 की ड्राइंग रूम, 10 बाय 5 का, 10 बाय 8 का हमारा किचन, उसके बाद स्टेयरकेस, और वहाँ पर भी वो स्टोर और बेडरूम में सेम कंडीशन आपको आ जाएगी। तो यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें इमेजिन करनी होती है गाइस, जो कि आपको इसके बाद एलिवेशन कैसा आ जाएगा, उसका सेक्शन कट किया तो कैसा आ जाएगा। यहाँ पर एक सैम्पल कॉपी, जैसे कि आपको 1 BHK फ्लैट के लिए कट सेक्शन दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हो कट सेक्शन में कौन कौन सी चीज़ें आनी चाहिए। ओके, उसमें फर्नीचर प्लान भी इंक्लूडेड है। एक सैम्पल कॉपी के ज़रिए आप इमेजिन कर सकते हो उसके हाइट क्या होगी। एज़ पर बिल्डिंग रूल्स एंड बायोलॉजी सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए गाइस, जो कि इम्पोर्टेंट होती है एक साइट इंजीनियर को, एक आर्किटेक्ट को, एक इंटीरियर डिज़ाइनर को। ये 1 BHK फ्लैट के लिए एक कट सेक्शन है गाइस। यहाँ पर देख सकते हो 1 BHK, और यहाँ पर 2 BHK फ्लैट के लिए कट सेक्शन है यहाँ पर, जो कि अच्छी तरह वेल फर्निश फ्लैट आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एंट्रेंस, हॉल, टेरेस, हमारा किचन, उसके बाद 2 बेडरूम्स। इसी तरह आपको यहाँ पर 1 BHK के लिए 1 बेडरूम, किचन, हॉल। तो अभी तक आपने देखा गाइज हमारे जो भी बिल्डिंग रूल्स एंड बायलॉज है, उसमें जो भी हमारे सेमी डिटैच हाउसेस के लिए जो भी प्लान्स है वो देखे। उसके बाद हमने देखने वाले अपार्टमेंट पे जो भी प्लान्स होते हैं, यहाँ पर देख सकते हो एक लेआउट प्लान है। टोटल फ्लैट 2x4, यानी कि 8 फ्लैट्स हैं हमारे। ओके, यहाँ पर कॉमन वॉल सेम रहेगी। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो ड्राइंग रूम, बेडरूम, 2 BHK के लिए ये हमारी कॉमन वॉल है इसमें। ओके, फिर इसके बाद यही कंटिन्यू होगा, या फिर ऐसा प्लान मिल जाएगा आपको इसमें। अच्छी तरह से डिज़ाइन किया है। स्टेयरकेस कॉमन है। ओके, ड्राइंग रूम, यहाँ पर बेडरूम, यहाँ पर एक बेडरूम, यहाँ पर ड्राइंग रूम, डाइनिंग एरिया, किचन। इसी तरह यहाँ पर भी सेम होगा अपना किचन और डाइनिंग, ड्राइंग रूम। तो सेम प्लॉट है, सेम डिज़ाइन है इसमें। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें हम देखेंगे जो भी हमारे मिनिमम साइज़ ऑफ प्लॉट है उसका आप ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कैसे कर सकते हो। ओके, अगर आपके पास 100 मीटर स्क्वायर का प्लॉट हो, 200 का प्लॉट हो, 300, 500, 1000, तो इस तरह आपको कौन से डिज़ाइन कर सकते हो उसमें सेमी डिटैच हाउसेस, रो हाउसेस अच्छी तरह से उन्होंने दिया है। एज पर बिल्डिंग रूल्स एंड बायलॉज आपको कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए जब आप प्लान बनाते हो। ओके, एज पर आपके इन्वेस्टमेंट पर्पज़ पे आपको कौन सी बिल्डिंग बनानी है, इंस्टीट्यूशनल, एजुकेशनल, मार्केट बनाना है, या फिर एजुकेशनल बिल्डिंग, कॉलेजेस, स्कूल्स, हॉस्टल्स, होटल्स,
आप कोई भी बना सकते हो, मगर आपको मिनिमम एरिया कितना होना चाहिए जब आप वो लैंड बना सकते हो, ये यहाँ पर दिया है गाइस। तो आपको जब नीचे से स्टार्ट करते हैं, आपको अगर कॉलेज, थिएटर्स, मल्टीप्लेक्स, सिनेमा हॉल्स, पेट्रोल पंप्स बनाने हो तो आपको मिनिमम एरिया चाहिए गाइस 2000 मीटर स्क्वायर। उतना तो मिनिमम एरिया आपको चाहिए। मल्टीप्लेक्स, थिएटर, कॉलेजेस, असेंबली हॉल्स, सर्विस स्टेशन, पेट्रोल पंप्स, मल्टीप्लेक्स, सिनेमा थिएटर्स, तो आपको इस बनाने के लिए 2000 मीटर स्क्वायर का एरिया मिनिमम चाहिए गाइस, एज पर बिल्डिंग रूल्स एंड बायलॉज। ओके, जो भी उसका इंटीरियर होता है, स्टेज होता है, सीटिंग अरेंजमेंट होती है, पार्किंग स्पेसेस होता है उसमें, तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर इंक्लूडेड होती है, जिसके लिए आपको इतना बड़ा एरिया चाहिए होता है 2000 मीटर स्क्वायर मिनिमम। यहाँ पर देख सकते हो आप, मिनिमम इतना तो चाहिए। आप जब घर बनाते हो तो तब भी हम देखेंगे उसके लिए कितना एरिया चाहिए मिनिमम। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो आप, अगर आपको शॉपिंग सेंटर बनाना है, पेट्रोल पंप विदाउट सर्विस स्टेशन बनाना है, गैरेज, प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल बनाना है आपको, ओके, तो आपको मिनिमम एरिया चाहिए 1000 मीटर स्क्वायर। इसको आपने मल्टीप्लाई किया 10.76 से, तो आपको निकल के आ जाएगा स्क्वायर फीट में। ओके, इससे मल्टीप्लाई किया 10.76, तो आपको स्क्वायर फीट में निकल के आ जाएगा पूरा एरिया। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अगर आपने मल्टीप्लाई किया तो 1000 इंटू 10 वो आता है 10,000 के आसपास। तो 10,000 स्क्वायर फीट एरिया चाहिए आपको जब आप पेट्रोल पंप या फिर प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल, हाई स्कूल डिज़ाइन करते हो, प्लानिंग करते हो उसका। तो उसके बाद देखेंगे आप, अगर आपको सेमी डिटैच डोमेस्टिक यूनिट ओनरशिप विथ फ्लैट, अगर आपको सेमी डिटैचमेंट हाउस बनाना है तो आपको मिनिमम एरिया चाहिए 665 मीटर स्क्वायर। इसके पहले भी हमने देखा है कि टाइप ऑफ रेसिडेंशियल बिल्डिंग में जो भी हमारे अपार्टमेंट के प्लान है वो, ओके, उसमें जो जो चीज़ें इंक्लूडेड होती है उसमें मिनिमम एरिया कितना चाहिए आपको। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है जब आप कमर्शियल एक अपार्टमेंट बनाते हो, ओके, रेसिडेंशियल बंगलो बनाते हो, बिल्डिंग्स बनाते हो। तो ये 3D, अगर इसके डिज़ाइन, RCC डिज़ाइन प्लानिंग आपको चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डिज़ाइन लिख देना गाइज। मैं आपको इसके ऊपर वीडियोस लाऊंगा अच्छे से, उसकी पूरी RCC डिज़ाइन, फाउंडेशन प्लान आपके साथ डिस्कस करूंगा गाइज। यहाँ पर देख सकते हो आप 3D व्यू, प्रोस्पेक्टिव व्यू इसका अच्छी तरह से बनाया है। उसके बाद अगर आपको 3 सेमी डिटैच डोमेस्टिक हाउसेस बनाने हो तो रेस्टोरेंट, रिलीजियस स्पेसेस, 3 सेमी डिटैच हाउसेस बनाने हो, यहाँ पर 4 के लिए आपको चाहिए 665, 3 के लिए आपको चाहिए 500 मीटर स्क्वायर। ओके, 500 इंटू 10.76 किया तो आपको 5000 मीटर स्क्वायर फीट में आ जाएगा। 5000 स्क्वायर फीट लैंड चाहिए आपको, प्लॉटिंग साइज चाहिए मिनिमम। अगर आपको 3 सेमी डिटैच हाउस डोमेस्टिक यूनिट, अगर आपको एक बिल्डिंग डिज़ाइन करनी हो तो आपको ये मिनिमम एरिया चाहिए जो कि 5000 स्क्वायर फीट के आसपास आता है गाइज। ओके, तो यहाँ पर आपको मिनिमम एरिया दिया हुआ है 5500 मीटर स्क्वायर के लिए इतना। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए जो कि इम्पोर्टेंट होती है एक सिविल इंजीनियर, आर्किटेक्ट्स, इंटीरियर डिज़ाइनर और फ्रेशर के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हो, अगर आपको 3 सेमी डिटैच हाउसेस बनाने हो, ओके, अगर आपको अपार्टमेंट, रिटेल शॉप, रेस्टोरेंट, होटल्स बनाने हो तो आपको मिनिमम एरिया चाहिए 5500 मीटर स्क्वायर। ओके, 4 के लिए आपको चाहिए 665 मीटर स्क्वायर में। ओके, अगर आपको डिटैच और सेमी डिटैच डोमेस्टिक बिल्डिंग, वर्कशॉप, पोस्ट ऑफिस, बैंक, इन्फेंट स्कूल, तो आपको पोस्ट ऑफिस के लिए, बैंकिंग के लिए, वर्कशॉप के लिए आपको 333 मीटर स्क्वायर का एरिया चाहिए। 333 मीटर स्क्वायर का एरिया आपको चाहिए मिनिमम एज पर बिल्डिंग रूल्स एंड बायलॉ जो कि टाउन प्लानिंग में लिखे हुए हैं। एक क्वेश्चन आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी आ सकते हैं जैसे SSC के लिए, RRB के लिए, जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं। उसके बाद अगर आपको बिल्डिंग के लिए यूनिट्स अबिटिंग ऑन द रोड्स 12 मीटर विड्थ, ओके, 12 मीटर विड्थ के लिए आपको मिनिमम एरिया चाहिए प्लॉट के लिए 200 मीटर स्क्वायर का, तभी आप एक अच्छा सा अपना घर का यूनिट, एक बंगलो टाइप बना सकते हो। ओके, रो हाउसेस टाइप भी बना सकते हो। वहाँ पर आपको
विड्थ चाहिए अप टू 12 मीटर, जो भी रोड का विड्थ है आपका। ओके, उसके बाद फॉर बिल्डिंग वी यूनिट विथ नो साइड टू बी लेस देन 9 मीटर एंड शॉल बी अलाउड ऑन द रोड अप टू 9 मीटर विड्थ एंड लेट। 9 मीटर विड्थ के लिए रोड के लिए आपको 100 मीटर स्क्वायर का मिनिमम प्लॉट एरिया चाहिए गाइस, जो कि एज पर बिल्डिंग रूल्स एंड बायलॉज एज पर आईएस कोडल प्रोविजन आपको मिनिमम एरिया दिए हुए यहाँ पर इतने सारे। इस तरह आपको डिसाइड कर सकते हो आपको कौन से डेवलपमेंट करनी है, किस में इन्वेस्टमेंट करनी है, उसी तरह आपको मिनिमम एरिया भी चाहिए उतना। यहाँ पर देख सकते हो एज पर आईएस स्पेसिफिकेशन एंड आईएस कोडल नेशनल बिल्डिंग कोड, जो भी एज पर नेशनल बिल्डिंग कोड एंड आईएस स्पेसिफिकेशन आपको प्रोवाइड किया हुआ है सब रूल्स एंड बायलॉज। यहाँ पर देख सकते हो आप ग्राउंड प्लेयर के लिए आपको थिकनेस ऑफ वॉल कितनी चाहिए, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर के लिए आपको थिकनेस ऑफ वॉल कितनी चाहिए। जैसे कि अपना 2 स्टोरी बिल्डिंग है G+2 स्टोरी, उसके लिए सेकंड फ्लोर पे भी आपको 23 सेंटीमीटर 9 इंचेस की वॉल चाहिए गए, जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं। और सभी आउटर वॉल है हमारे वो 9 इंचेस के लिए चाहिए गए फॉर इन केस ऑफ लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर है। ओह, यहाँ पर आप देख कर रहे हो लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर के लिए। ओके, आरसीसी के लिए आपको 4 इंचेस के लिए इंटरनल वॉल लिए तो भी चलेगा, मगर आप जब लोड बेयरिंग करते हो तब आपको 23 mm यानी कि 9 इंचेस की आउटर और इनसाइड वॉल भी चाहिए सेम। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हो आप थिकनेस ऑफ वॉल में जो भी एज पर आईएस कोडल प्रोविजन और एज पर नेशनल बिल्डिंग कोड के हिसाब से आपको जो भी आउटर और इनसाइड इंटरनल वॉल से अपनी वो 9 इंचेस के लिए चाहिए गाइस। अगर आप G+3 बनाते हो तो भी आपको लोड बेयरिंग के लिए, यहाँ पर जो डिस्कस कर रहे हो आप हम वो लोड बेयरिंग के लिए गाइस। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए जब आप एक लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर बनाते हो। वो ज़्यादा से ज़्यादा G+2 स्टोरी का ही बनेगा आपका मिनिमम। आप G+4 स्टोरी तक वहाँ से एक्सटेंड कर सकते हो, मगर G+2 स्टोरी अपना इकोनॉमिकल है। जैसे कि आपने पहले वीडियोस में देखा होगा हमारे कि डिफरेंस देखा था फ्रेम स्ट्रक्चर, कंपोजिट स्ट्रक्चर, आरसीसी स्ट्रक्चर का। ओके, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा तो प्लीज़ एक बार देख लीजिएगा, बहुत सारी नॉलेज आपको वहाँ से मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हो आप जो भी मार्जिन्स एंड मैक्सिमम बिल्टअप एरिया है एज पर बिल्डिंग रूल्स एंड बायोलॉज, ये यहाँ पर हमारा टाउन प्लानिंग का बुक है। यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर इसको आप परचेस करना चाहते हो तो नीचे मैंने लिंक दिए, वहाँ से आप अच्छे डिस्काउंट के साथ परचेस कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल यूज़ में आपका जो भी विड्थ हो रोड का, यहाँ पर आप देख सकते हो उसको मिनिमम रोड साइड मार्जिन कितनी होनी चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हो 9 मीटर से कम आपका रोड है तो आप उसके लिए आपको 3 मीटर की मिनिमम मार्जिन तो देनी चाहिए रोड के लिए। उसके बाद 9 to 12 मीटर का रोड है आपका विड्थ रोड का, तो आपको 4.5 मीटर की मार्जिन देनी है उसके बाद अगर आपको 12 to 18 मीटर का रोड हो, ओके, जैसे कि नेशनल हाईवेज, स्टेट हाईवेज, उसके लिए आपको 6 मीटर की मार्जिन देनी होती है गाइस, जो कि आज पर कोडल प्रोविजन है। उसके बाद देखेंगे हमारे जो भी रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल बड़े बड़े रो हाउसेस होते हैं, डिटैच, सेमी डिटैच रो हाउसेस, अपार्टमेंट प्लान होते हैं, उसमें आपको मार्जिन्स देना होता है। तो मिनिमम रोड मार्जिन आपको कितना देना चाहिए। अगर आपका रोड 9 मीटर, 12 मीटर, 18 मीटर या 18 मीटर से ऊपर है तो आपको कौन कौन सी मार्जिन और कौन कौन से बिल्डिंग रूल्स और बायोलॉज फॉलो करने होते हैं वो देखेंगे। अगर आपका रोड विड्थ 18 to 14 मीटर के आसपास है तो आपको 7.5 मीटर का मिनिमम मार्जिन रोड साइड में देना है गाइस। ओके, अगर आपका रोड की विड्थ 14 मीटर से ज़्यादा है तो आपको 9 मीटर का मार्जिन उसको प्रोवाइड करना है गाइस। तो यहाँ पर देख सकते हो आप उसके हाइट के बारे में भी हमने देखा है, इसकी मिनिमम हाइट कितनी होनी चाहिए, उसका FSI निकाला है हमने। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखो तो प्लेलिस्ट में जाके देख लेना गाइस। उसके बाद देखेंगे हमारे जो भी प्लॉट साइज़ है उसके में मार्जिन्स रियर साइड में और साइडवेज में कितनी होनी चाहिए। उसके बाद मैक्सिमम बिल्टअप एरिया ऑन एनी फ्लोर, ओके, वो कितना होना चाहिए। तो अप टू 150 मीटर स्क्वायर, अगर आपका प्लॉट का एरिया 150 मीटर स्क्वायर है तो आपको साइड मार्जिन देनी है 2.25 मीटर वन साइड के लिए, और 60% आपको उसका मैक्सिमम बिल्टअप एरिया होना चाहिए एनी 1 फ्लोर के लिए।
ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए जब आप प्लानिंग करते हो, एक प्लान बनाते हो, आइडियल प्लान बनाते हो या फिर लाइन प्लान, डिटेल प्लान बनाते हो, तो 60% आपको उसका 1 फ्लोर का एरिया होना चाहिए, बिल्टअप एरिया। ओके, अगर आपको पता नहीं बिल्टअप एरिया क्या होता है तो हमारे वीडियोस देख लेना पहले। तो यहाँ पर देख सकते हो आप, आपको जो भी मार्जिन्स लेनी होती है रोड साइड से, अगर आपका रोड देख सकते हो यहाँ पर रोड विड्थ, यहाँ पर आपको लाइन ऑफ प्लेन लाइट पास करनी होती है। ओके, ये इसका एंगल 62 थ्रू 45 डिग्री होना चाहिए। ग्राउंड फ्लोर प्लान, आपका जो भी बिल्टअप एरिया है यहाँ पर आपको 60% ही देना है एज पर बिल्डिंग रूल्स एंड बायलॉज। ओके, जितना अपना FSI होगा 1.2, 1.5, 1.72, जैसे कि आपका मेट्रो म्यूनसिपालिटी के जो भी रूल्स है, मेट्रो सिटीज़ में अलग अलग रूल्स होते हैं, उसके हिसाब से आपको अगर 1500 मीटर स्क्वायर का एरिया तो आपको 600 मीटर स्क्वायर, 600 ऐसे करके आपको फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर ऐसे कि आपको FSI मिल जाएगा उसका। ओके, टोटल बिल्टअप एरिया और प्लॉट एरिया तो आपको पता है, टोटल बिल्टअप एरिया मिल जाएगा आपको। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए एज ए साइट इंजीनियर, सिविल इंजीनियर। आपने अगर इसका डिटेल में वीडियोज नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, इसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दी है। जैसे कि यहाँ पर आपके इसके हाइट और जो भी इसके इम्पोर्टेंट टर्म्स है यहाँ पर आप देख सकते हो। ओके, जो भी FSI होते हैं, मैक्सिमम परमिसिबल एरिया कितना होना चाहिए, उसके जो भी बिल्टअप एरिया के बिल्डिंग रूल्स एंड बायलॉज हमने डिस्कस किए, पार्किंग स्पेसेस कितनी होनी चाहिए कार के लिए, व्हीकल के लिए, एनी पब्लिक बिल्डिंग के लिए। तो यहाँ पर हमने सब डिस्कस किया है गाइज। आपने अगर हमारे वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज़ एक बार देख लीजिए, बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी सीखने के लिए। उसके बाद स्टेयरकेस का पूरा डिज़ाइन देखा है हमने, मिनिमम रिक्वायरमेंट कौन सी होनी चाहिए वहाँ पर। ओके, तो अब हम देखने वाले यहाँ पर आपका जो हमारा अभी का वीडियो है, मिनिमम मार्जिन्स और रोड साइड मार्जिन बिल्टअप एरिया कितना होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हो मिनिमम बिल्टअप एरिया और मैक्सिमम बिल्टअप एरिया के बारे में। आपके अगर प्लॉट साइज 150 मीटर स्क्वायर के आसपास हो तो आपको मैक्सिमम बिल्टअप एरिया फॉर एनी फ्लोर आपको 60% देना होता है। उसके बाद वन साइड मार्जिन होनी चाहिए आपकी 2.25 मीटर। उसके बाद आपका अगर प्लॉट का एरिया 150 to 250 मीटर स्क्वायर है तो आपको रेयर साइड मार्जिन और वन साइड के लिए आपको 2.5 मीटर और 1.5 मीटर देना होता है। और उसके बाद आपको 50% और 90 मीटर स्क्वायर विच एवर इज़ मोर आपको मैक्सिमम बिल्टअप एरिया देना होता है 1 फ्लोर के लिए, एनी फ्लोर के लिए। उसके बाद आपका एरिया अगर प्लॉट साइज आपकी 250 मीटर स्क्वायर के ऊपर है तो आपको 3 मीटर ऑन ऑल साइड एक्सेप्ट द रोड साइड। ओके, उसके बाद 45% और 150 मीटर स्क्वायर विच एवर इज़ मोर, तो आपको मैक्सिमम बिल्टअप एरिया उतना देना होता है। तो गाइस, ये सारी चीज़ें थी हमारी जो कि इम्पोर्टेंट होती है हर एक सिविल इंजीनियर के लिए, साइट इंजीनियर के लिए। हाई राइज बिल्डिंग के बारे में देखा जाए तो हाई राइज बिल्डिंग में आपको मार्जिन्स और मैक्सिमम बिल्टअप एरिया ऑन 1 फ्लोर आपको देना होता है वो 30%। और यहाँ पर देख सकते हो हाई राइज बिल्डिंग के रूल्स यहाँ पर दिए हुए हैं, सब नहीं देखने वाला, सब जो मैंने वही डिस्कस करने वाले हैं हम। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हो आप मिनिमम आपने जो देखा कि आपको जो भी मार्जिन रिक्वायरमेंट है, मिनिमम रोड साइड मार्जिन होती है कितनी होनी चाहिए एज पर बिल्डिंग रूल्स एंड बायलॉज। आपको मिनिमम जो भी रिक्वायरमेंट है यहाँ पर आप देख सकते हो, जो कि इम्पोर्टेंट होती है एक सिविल इंजीनियर को, साइट इंजीनियर को जानना। आप मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेसेस करना चाहिए, जो कि हर एक सिविल इंजीनियर के लिए, आर्किटेक्ट के लिए, स्ट्रक्चर इंजीनियर के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे कि विड्थ ऑफ स्ट्रीट आपकी अप टू 20 मीटर के लिए आपको 1.5 मीटर का मार्जिन देना होता है। मोर देन 12 मीटर के लिए आपको 2 मीटर का मार्जिन देना पड़ता है एज पर टाउन प्लानिंग, बिल्डिंग रूल्स एंड बायलॉज। यहाँ पर देख सकते हो आप FSI यानी कि फ्लोर स्पेस इंडेक्स और मैक्सिमम परमिसिबल बिल्टअप एरिया कितना होना चाहिए। अगर आपका मैक्सिमम FSI 2 है तो आपको कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। यहाँ पर देख सकते हो आप, आपका अगर एरिया ऑफ बिल्डिंग जिसका आपका प्लॉट साइड 90 मीटर स्क्वायर है या उसके ऊपर है तो कौन कौन से रूल्स आपको एज पर बिल्डिंग रूल्स एंड बायलॉज देने होते हैं गाइस। जैसे कि आप देख सकते हो अप टू 90 मीटर स्क्वायर आपको मैक्सिमम परमिटेबल
परमिसिबल बिल्टअप एरिया ऑन अ ग्राउंड फ्लोर आपको 75% देना होता है, 90 मीटर का 75%, अगर आपका FSI 2 हो मैक्सिमम तो। ओके, 75% मैक्सिमम परमिसिबल बिल्टअप एरिया फॉर ग्राउंड फ्लोर अप टू 90 मीटर स्क्वायर के लिए लगता है। ओके, अगर आपका FSI 2 हो, हमने इसके पहले भी FSI के बारे में डिस्कस किया है, फ्लोर स्ट्रेस इंडेक्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है, टोटल फ्लोर टू फ्लोर एरिया जितने फ्लोर का डिवाइड बाय प्लॉट एरिया, उससे आपको FSI मिल जाएगा। अगर आपका एरिया 91 टू 150 मीटर स्क्वायर के बीच में है तो आपको ग्राउंड फ्लोर का बिल्टअप एरिया है वो 65 टू 67%, 67 मीटर स्क्वायर विच एवर इज मोर, या फिर आपको 151 टू 1500 मीटर स्क्वायर का एरिया आपका, तो आपको 90 मीटर स्क्वायर या 50% विच एवर इज मोर, यानी कि आपको यहाँ पर 50% आपको मैक्सिमम ग्राउंड फ्लोर में आपको बिल्टअप एरिया लेना है। यहाँ पर देख सकते हो 50%, अगर 1500 का होगा तो 750 मीटर स्क्वायर तक आप। तो फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें आपको या ध्यान में रखनी चाहिए जब आप बिल्डिंग डिज़ाइन करते हो। बिल्डिंग के जो भी बिल्डिंग बायलॉज एंड जो भी बिल्डिंग रूल्स होते हैं वो आपको इम्पोर्टेंट होते हैं जब आप प्लानिंग करते हो। उसका परमिसिबल बिल्टअप एरिया आपको पता होना चाहिए। आप ऐसे ही कोई भी प्लान नहीं दे सकते हो क्लाइंट को। ओके, आगे चल के आपको भी प्रॉब्लम आ सकती है उसमें। जो भी आपके सिटीज़ में बिल्टअप एरिया है उसके ऊपर ही हम कैलकुलेट करने के बाद ही आप प्लान बनाते हो गाइस। ओके, उसके बाद ही आपको प्लान में जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपको एरिया जितना भी चाहिए उतने एरिया के ऊपर डिपेंड होता है गाइस। उसका जो भी साइड मार्जिन हो, मार्जिन फॉर स्ट्रीट, ओके, उसके जो भी बिल्टअप एरिया हो, मैक्सिमम परमिसिबल FSI हो, तो इस चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट होती है जब आप प्लान बनाते हो। Hello guys, welcome to Trading Mindset. It is one of the best channel for stock market. अगर आप ट्रेडिंग में शेयर मार्केट में इंटरेस्टेड हो, अगर आपको शेयर मार्केट में बारे में कुछ भी जानना हो तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी है गाइज। अगर आप अपना शेयर मार्केट में अपना सेकेंडरी इनकम सोर्स बनाना चाहते हो शेयर मार्केट को, तो आप हमारा चैनल ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा इस ट्रेडिंग माइंडसेट। अगर अभी तक आपने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया तो हमारे लिंक से आप वो डीमैट अकाउंट फ्रीली ओपन कर सकते हो गाइस, जिसका कोई भी चार्जेस आपको नहीं लगेंगे और लाइफ टाइम के लिए आपको वो फ्री में मिलेगा गाइस। चाहे तो आप एंजल ब्रोकिंग का कर लो या फिर जीरोधा या फिर अपस्टॉक का कर लो, तीनों ही बेस्ट ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म है गाइस। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, उस लिंक से आपने अकाउंट ओपन किया तो आपको हमारा VIP मेंबरशिप मिलेगा ग्रुप का ट्रेडिंग माइंडसेट के लिए। बस आपको उसका स्क्रीनशॉट हमारे व्हाट्सएप पे डालना होगा। मैं आपको VIP मेंबरशिप में ग्रुप में आपको ज्वाइन कर लूँगा गाइस। थैंक यू, ज्वाइन करो हमारे चैनल को ट्रेडिंग माइंडसेट। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो गाइस, मेरा एक कंस्ट्रक्शन फर्म भी है, ड्रीम होम्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। अगर आपको कोई 3D एलिवेशन चाहिए, 3D प्लान चाहिए, या फिर आपको बिल्डिंग का कोई भी RCC डिज़ाइन के रिलेटेड कोई भी वर्किंग चाहिए, एस्टिमेशन, प्लानिंग, शेड्यूलिंग, उसके बाद क्वांटिटी सर्वे का कोई भी वर्क हो, तो मुझे आप फ्रीली कॉल कर सकते हो गाइस। अगर आपको आर्किटेक्चर ड्राइंग चाहिए, प्लानिंग चाहिए, उसके बाद उसका जो कोई भी इंटीरियर वर्क हो आपके घर का या फिर आपके फ्रेंड्स का, तो मुझे फ्रीली आप कॉल कर सकते हो गाइस। अगर आपको कोई भी RCC के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो मुझे फ्रीली कॉल करना गाइस। आप चाहे तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर और मेरी जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल है यहाँ पर दी है मैंने। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे जो भी पुराने टाउन प्लानिंग कैसे होते हैं। 200-300 साल पहले हमारे पुराने जो भी टाउन प्लानिंग है वो उनके आइडियाज़ कैसे होते हैं वो आप देख सकते हो इस प्लानिंग में।
जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो ABCDEFGH IJK। जैसे कि आपको ए यानी कि शिवा टेम्पल, बीच में आपको जो भी टेम्पल्स है वो आपको मिलेगी। उसके बाद ई यानी कि आपको जो भी किंग पैलेस है, पैलेस किंग ऑफ पैलेस ऑफ प्रिंस, टैंक एंड गार्डन। तो ऐसे हमारे प्लान्स रहते थे पहले, जो भी ओल्ड टाउन प्लानिंग के हिसाब से। यहाँ पर देख सकते हो आपको शिवा टेम्पल्स, विष्णु टेम्पल्स, टेम्पल के बीच में आपको जो भी कंडीशंस आपको लेनी थी एज पर टाउन प्लानिंग। तो पुराने जो भी टाउन प्लानिंग के हिसाब से हमारे प्लान्स होते हैं गाइज। यहाँ पर आप देख सकते हो कि टेम्पल्स, बीच में टेम्पल्स, उसके बाद शॉप्स, बी यानी कि यहाँ पर शॉप्स, सी यानी कि पैलेस ऑफ किंग, यहाँ पर किंग के जो भी पैलेस है। उसके बाद डी यानी कि मार्केट, हमारे मार्केट एरियाज, ई शॉप्स, एफ यानी कि टैंक। ओके, उसके बाद आपको एक अच्छा प्लान है गाइस, जिसमें आप देख सकते हो ABCD अच्छी तरह से उन्होंने डिवाइड किया है। CF यानी कि स्कूल, हॉस्पिटल्स, थिएटर, रेसिडेंस, क्वार्टर्स, रेसिडेंस फॉर हंटर, फिशरमैन, गेट्स, वॉल। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ABCD, यहाँ पर कोड लैंग्वेज, यहाँ पर उन्होंने एक कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, हमारे जैसी जोनिंग होती है उसी तरह उन्होंने पहले भी करते थे शायद। ओके, तो आपको ये चीज़ें सीखनी चाहिए गाइस। यहाँ पर देख सकते हो आप, जो भी प्लानिंग के हिसाब से उन्होंने हर एक जो भी पुरानी टाउन प्लानिंग होती है उन्होंने हर एक चीज़ डिवाइड की थी। जैसे कि ABCD, यहाँ पर देख सकते हो आप, ए यानी कि आपको टेम्पल्स, उसके बाद टैंक, मॉनेस्ट्री, कॉलेजेस, हॉस्पिटल। आई यानी कि यहाँ पर देख सकते हो रेसिडेंस फॉर पुअर क्लासेस, तो मिडिल क्लासेस। उन्होंने कुछ चीज़ें अपने हिसाब से डिज़ाइन की थी गाइस, यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद टाउन प्लानिंग तो अलग अलग नाम रखे थे, यहाँ पर प्रस्तरा, उसके बाद चतुर्मुख, उसके बाद ए भी टाउन प्लानिंग, यहाँ पर देख सकते हो ABCD, उसकी तरफ से टेम्पल, वॉल, हॉस्पिटल्स। ये तक्षशिला का लेआउट प्लान है गाइस, जो कि आपको कहीं पर नहीं मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर डेवलप किया था उन्होंने। ओके, तो ये सारी चीज़ें टाउन प्लानिंग में आप देख सकते हो, जो कि पुराने कालों से, पुराने टाइम से यहाँ पर चलती आ रही है। ओके, अब तो वो मॉडर्न है, यहाँ पर जोनिंग होती थी रेसिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल। ओके, उसके ऊपर ही वो डिज़ाइन करते थे। पहले तो टेम्पल थे, किंग्स थे, उनके पैलेस थे, इसलिए वो पुराने टाइम के प्लान थे गाइस। अभी प्लान वैसे नहीं है। अभी हमारे जो भी कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स है, ग्रीन बिल्डिंग्स है, अपार्टमेंट, रो हाउसेस, वो चलते हैं। अभी फ्लैट सिस्टम है, तो नया टाइम है। ओके, जैसे जैसे टाइम चलता गया वैसे वैसे डेवलपमेंट होती रही है गाइस। तो ये पुराने प्लान थे। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को सपोर्ट करना, वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले गाइस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप भी है, जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है। वहाँ पर आपको डेली अपडेट मिलेगी, जॉब के रिगार्डिंग, स्टडी के रिगार्डिंग, सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग। कोई भी सॉफ्टवेयर चाहिए तो मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करना या फिर व्हाट्सएप करना, आपको वो सॉफ्टवेयर मिल जाएगा गाइज। सॉफ्टवेयर के रिलेटेड हमने वीडियोस बनाए, RCC डिज़ाइन के ऊपर आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे हमारे प्लेलिस्ट में। एक बार प्लेलिस्ट चेक करना गाइज, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर आपको सीखने के लिए मिल जाएगी। ओके, एज ए साइड इंजीनियर जो भी थंबनेल्स होते हैं, जो भी एस्टिमेशन, कॉस्टिंग, RCC डिज़ाइन, ड्राइंग के बारे में हमने वहाँ पर हर एक चीज़ रेट एनालिसिस किया है वहाँ पर। ओके, तो वहाँ पर एक बार देख लेना गाइज, बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ पर सीखने के लिए मिल जाएगी।